बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं सेहत की बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, और आज भी हम लोग एक अहम मौजू की तरफ जाएंगे और उस पर बात करेंगे। न्यूरो सर्जरी के बारे में बात करेंगे कि जनाब न्यूरो सर्जरी की फ़ील्ड है क्या, न्यूरो सर्जन्स क्या करते हैं, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभार ब्रेन इंजरीज़ हैं या कुछ ख़ास बीमारियां हैं, स्ट्रोक हो जाता है, उसमें क्या रोल है। इन तमाम चीज़ों में हम लोग जनरली भी डिस्कशन करेंगे और बात भी करेंगे कि जी सर्जरी के क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, या एंड में कोई जो है कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है उससे कैसे बचा जाए। इन तमाम चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू होगी और हम लोग जो हैं आप लोगों के सवालात भी लेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से हम लोग गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर और देखेंगे कि डॉक्टर साहब हमें क्या बताते हैं इस फील्ड के बारे में। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी की फील्ड, एक तो ये है कि पहले नाम सुन के ही जो है ना वो थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा क्यों है न्यूरो सर्जरी की फील्ड? पहले तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि है किस चीज़ को आप लोग बेसिकली देखिए। बेसिकली जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर या उसके साथ जो हराम मगज़ होता है उसके अंदर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियाँ उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हराम मगज़ से मुख्तलिफ जो नसें निकल के हाथ पाँव के अंदर जाती हैं, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं वो भी न्यूरो सर्जन ही डील करते हैं। ठीक है, सही। तो जहाँ तक बात है कि लोग इससे घबराते क्यों हैं या इसका सुन के क्यों वो परेशान से हो जाता है अगर कोई किसी को न्यूरो सर्जरी रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, तो इसकी वजह यह है कि जो नर्वस टिश्यू है, जो ब्रेन है या स्पाइन है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें बेसिकली अगर कोई इंजरी हो जाती है और अगर वो टाइमली मैनेज ना हो और उसके नतीजे में जो चीज़ें होती हैं, मरीज़ को मुश्किलात का सामना होता है, वो बाज़ दफ़ा फिर परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। तो इसलिए उसको टाइमली डायग्नोस करना और फिर टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है ना, आपने देखा होगा माशरे के अंदर जब भी कोई न्यूरो सर्जिकल बीमारी, जैसे कॉमनली आप स्ट्रोक का सुनते हैं, फालिज का, तो जब पेशेंट को होती है तो एक चलता फिरता इंसान जो है ना एकदम से बेड बाउंड हो जाता है। तो उसकी वजह से आप खुद देखें कि एक किस तरह उसकी जो माशरत पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह उसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी सी इस तरह से बीमारियां होती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है न्यूरो सर्जरी की बीमारी का। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हर फील्ड में रिसर्च हो रही है, डेफिनेटली न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी की फील्ड में भी रिसर्च हो रही है, लेकिन हम लोग कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रू नहीं सुनते। हमेशा जो न्यूरो सर्जरी की जब भी बात आती है तो हमेशा यही होता है कि जी ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन के कुछ सेल डेड हो गए हैं, या कोई बस नर्व जो है वो काम नहीं करी, लेकिन उसको रिप्लेस, या जैसे हम कहते हैं ना जी आप तो ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो रही हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसमें हम अभी तक इस चीज़ पे नहीं पहुंचे। क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, बात मैंने आपको जैसे बताया ना कि नर्वस टिश्यू बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस टाइम की ज़रूरत होती है कि ये डिसफंक्शनल हो जाए। अच्छा। तो ये टिश्यू ऐसा जिस तरह लीवर होता है या किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या मुख्तलिफ ट्रांसप्लांट जो आजकल दुनिया में हो रहे हैं, तो ये टिश्यू जो है ना नॉन ट्रांसफरेबल है। अच्छा। तो इसलिए जो है ना इस पर रिसर्च हो रही है, ठीक है, ऑफ कोर्स इस पे रिसर्च चल रही है, लोग इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरह से कोई ब्रेक थ्रू या सक्सेसफुल चीज़ सामने नहीं आई है। ठीक है। और इसकी वाहिद वजह यही है कि जो ये सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं होते। मतलब एक बच्चा जो सेल्स जिनके मतलब न्यूरॉन्स जिसके साथ पैदा होता है, ठीक है, वो जो है ना उससे ज़्यादा नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेशन की वजह से न्यूरो सेल्स कम होते रहते हैं, लेकिन वो डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 6 वाली गेम जो कि पूरी बॉडी में होता है। जी बिल्कुल, वो हल्की फुल्की है। जैसे आप देखिए एक बच्चा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उसके मुख्तलिफ बॉडी के सेल्स डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक लिमिटेड तादाद होती है और वही रहती है। सर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाँ जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए नर्वस इंजरी अगर हो जाती है, ब्रेन की इंजरी हो जाती है, स्पाइन की इंजरी हो जाती है, तो उसमें रीग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, निग्लिजिबल। सही। अच्छा, हम लोग डॉक्टर साहब सुनते हैं न्यूरो सर्जरीज, जब आप लोग सर्जरीज करते हैं तो पता नहीं कहते हैं कि जी बहुत लंबी लंबी सर्जरीज होती हैं। सही। और पता नहीं घंटों तक चीज़ें चलती रहती हैं, इसकी क्या वजह है, लंबी सर्जरीज क्यों होती हैं? देखिए, बात यह है कि जब अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो रही है, हम जो है ना मिनिमली इन्वेसिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है।
पहले तो ये होता था कि आप एक बड़ा इंसिजन देते थे और जाके चीज़ को कहते थे, अभी एक छोटा इंसिजन दे के कैमरे के थ्रू आपने बड़े ही लोकलाइज जगह पे जाना है, तो डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ होगी तो आपको बड़ी केयरफुली चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आहिस्ता से जाना पड़ेगा, और जो डिजीज़ पार्ट होगा उसी को ही आपने मैनिपुलेट करना होगा। तो ऑफकोर्स जब टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आती है तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने में, और फिर जब छोटी जगह से आप चीज़ करेंगे तो सारी बात है टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए थोड़े से प्रोसीजर्स जो है ना न्यूरोसर्जरी के लिए देखें तो टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि बंदा कहे कि 4-5 घंटे वाले, मैक्सिमम अगर हो गया तो 2 से ढाई या 3 घंटे तक चलता है। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी दिल के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लोग ब्रेन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि ब्रेन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात की तायद करूँगा। आपने नाम एक टर्म सुनिएगी ब्रेन डेड, जी ठीक है, उसमें दिल तो काम कर रहा होता है, अच्छा, तो ब्रेन नहीं होता तो इसका मतलब है नो लाइफ, ठीक है। तो वो एक टर्म है जो हम उन मरीज़ में, उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिसमें ब्रेन की कुछ साइंस होते हैं कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी है या नहीं। अच्छा। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम पेशेंट को ब्रेन डेड वो करते हैं, मतलब उसको ब्रेन डेड कह देते हैं, और उसके बाद उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं होते। ऑल्दो उसके अंदर जो है ना अगर ब्लड प्रेशर वगैरह और दिल की हरकत जारी होती है, लेकिन वो फिर मीनिंगफुल लाइफ की तरफ नहीं जा सकता पेशेंट, या तो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहता है या फिर एक लॉक्ड इन स्टेट होती है उसमें रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बस बेड बाउंड होता है। वो उसको आप ना जिंदों में शुमार करेंगे ना मुर्दों में, इन बिटवीन हो। तो ऑफ कोर्स ब्रेन नहीं है तो मैं कहूँगा कि कुछ नहीं। सही। जब हार्ट अटैक होता है और दिल कहते हैं जी धड़कना बंद हो गया तो उसको जो है वो शॉक लगाया जाता है और CPR वगैरह किया जाता है, तो ब्रेन में अगर ब्रेन डेड हो जाए तो उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा उसको झटका दे के स्टार्ट कर दिया जाए? नहीं, ऑफ कोर्स ब्रेन के अंदर उस तरह से जो है वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप दिल में देखें तो उसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो सेल्स को आप बेशक शॉक दे के दोबारा कंट्रैक्टिलिटी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन में तो न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर कोई मसल्स नहीं होते कि आप उनको शॉक दें ताकि वो दोबारा फंक्शनैलिटी की तरफ आएँ। तो ऑफ कोर्स ब्रेन डेड जब एक दफ़ा पेशेंट हो जाता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं होते। इंटरेस्टिंग, ठीक। क्या अहम बीमारी, एक तो हम लोग सुनते हैं कि जी जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें न्यूरोसर्जन का रोल है, दूसरी तरफ बीमारियां, पहले तो आप बीमारियों को थोड़ा सा बता दें कि कौन सी अहम बीमारियां हैं जिनको आप डील करते हैं और जिसमें फिर सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो हम बच्चों और बड़ों की पहले हम बात कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ज़रूर। बच्चों में भी फिर देखेंगे कि ब्रेन की बीमारियाँ होती हैं और मगज़ की बीमारियाँ होती हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो जब पैदाइशी बच्चे जब पैदा होते हैं तो ज़्यादातर जो कंडीशंस हम OPD में अंदर अगर बैठे और न्यूरोसर्जरी के पेशेंट देखें बच्चे, तो उनमें ऐसे बच्चे ज़्यादातर आते हैं जिनमें सर बड़ा हो रहा होता है, जिनके अंदर पानी के जो जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं उनके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके बड़े सर होते हैं, ठीक, बिल्कुल ऐसे, या फिर उनके जो सर के ऊपर वाली हड्डी वो जल्दी आपस में मिल जाती है जिससे उनका सर छोटा रह जाता है। इसी तरह से जो बच्चे कमर के फोड़े के साथ पैदा होते हैं या सर के ऊपर होता है, तो ये ज़्यादातर बच्चों की कॉमनली आप अगर OPD में देखें तो ये वो बीमारियां होती है जो के लिए हम कॉमनली ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बच्चों में ये एक और भी चीज़ जो हम देखते हैं, जो होंठ खुला होता है या जो आपका ये पैलेट जो है ये खुला होता है, वो भी आप लोगों की उसमें देखें? नहीं, हमारी उसमें फॉल नहीं करते, उसको प्लास्टिक सर्जन या ENT वाले करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे जिनमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है उनके साथ ब्रेन की एब्नॉर्मलिटी या स्पाइन की हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सही है। तो ये बीमारियां जो है आप लोग डील होती हैं। अच्छा, तो इसमें फिर डॉक्टर साहब क्या प्रोटोकॉल होता है बच्चों की अगर ये कंडीशन हो तो किस तरह? देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों की बीमारियों से और ब्रेन से, और स्पेशली जो हाइड्रोसेफलस होता है जिसमें पानी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो बिलीव मी ऐसे बड़े बड़े सर वाले बच्चे मैंने देखे हैं, आई मीन लाइक दिस, इतना बड़ा सर, ठीक है, और इतनी बॉडी, इतना बड़ा सर, तो मैनेज करना भी मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ मसला ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो पेरेंट्स को पता चलता है कि खुदा ना खास्ता जो है ना ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोई इजी वे आउट तलाश करते हैं। जैसे कल OPD में मेरे पास एक जो है ना बच्चा लेके आए हैं, उसके पानी के अंदर प्रेशर काफ़ी था और उसका सर भी बड़ा हो रहा था, तो उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि हम करवाएं ना कराएं, कभी एक पीर के पास दम का, हम उस पे लाइन पे चल रहे थे। सही है। तो जब तक वो करते रहते हैं तब तक वो इस साइज में चला जाता है कि फिर अगर आप तेजी से पानी, देखिए, पानी जो है ना पर डे तकरीबन पैदा होता है अराउंड 500 to 750 ml 24 आवर्स, ठीक है। तो अगर वो पैदा हो रहा है और वो जज़ब नहीं हो रहा है या उसका वो रास्ता ब्लॉक है, तो ऑफ कोर्स आप खुद सोचें कि वो बढ़ता जाएगा सर, छोटा सा बच्चा। जी बिल्कुल। तो उसमें टाइमली मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। अब उसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो उसमें जो सबसे पहली बात ये होती है, जो प्रीवियसली हम लोग करते आ रहे थे, उसमें एक नलकी डाली जाती है जो कि ब्रेन के पानी को
शंट करके एब्डोमेन में ले जाती है। जो एक्सेसिव पैदा होता है तो उसके अंदर एक वेल्व लगा होता है, जब उसका पानी का प्रेशर एक खास सतह से ऊपर जाता है तो वो खुल जाता है और वो एक्स्ट्रा पानी को लेके एब्डोमेन में चला जाता है पेट में, जहाँ पे वो जज़ब होकर ख़त्म हो जाता है। जब उससे नीचे होता है तो वो बंद रहता है। तो ये एक पुराना तरीका इलाज था। अभी एक जो न्यू ट्रीटमेंट है जिसमें हम एंडोस्कोपिकली जाते हैं, कैमरे के जरिए जाते हैं और जो वाटर चैनल्स ब्लॉक होते हैं उनको हम खोल देते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी का जो एक नॉर्मल पाथवे होता है जहाँ पे वो पैदा होता है और फिर जो ब्रेन में सर्कुलेशन के बाद जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है तो बीच में जो रास्ता बंद होता है उसको हम खोल देते हैं। तो इस तरह से वो नलकी वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन्फेक्शन हो गया, उसका ब्लॉकेज हो गया या एब्डोमेन के अंदर के इन्फेक्शन को, तो उससे वो जो है ना बच्चा बच जाता है और जो है ना उससे ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं प्रोग्राम में, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद की। डॉक्टर साहब जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं और डॉक्टर साहब न्यूरोसर्जन भी हैं, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन भी हैं। डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। न्यूरोसर्जरी की मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज प्रोग्राम में। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में। डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं। डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है न्यूरोसर्जरी की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ जहाँ पर न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि इसको जो है वो अब जो है आप लोग अंदर जाके ब्लॉकेज है उसको खोल लेते हैं एंडोस्कोपिकली जो है ना हम। तो ये डॉक्टर साहब होता क्यों है, यानी क्या रीजंस क्या हैं, किन बच्चों में ये चीज़? बेसिकली इसमें मल्टी फैक्टोरियल मैं कहूँगा, ठीक है, मुख्तलिफ इसकी रीजंस हैं। अगर हम स्टेट में बात करें, जब बंदे की जो मैरिज होती है उसमें कज़न मैरिज ऐसे बच्चों में ज़्यादातर इस तरह से कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर जब आगे आते हैं तो फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोलिक एसिड, जो कि अक्सर ख़वातीन को बताया जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी हो या ये जो पीरियड होता है उसके बाद आपने फोलिक एसिड खाना होता है। ठीक है। तो वो अगर ना लिया जाए तो उसकी डिफिशेंसी की वजह से ज़्यादातर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें हराम मगज़ या दिमाग के ऊपर फोड़ा होता है और साथ में पानी के चैनल्स ब्लॉक होते हैं। अच्छा। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो मतलब गाँव में लोग रहते हैं या दूर दराज इलाकों में, उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट हमें करना होगा। अच्छा। कि जब भी मैरिज होती है, शादी होती है, उसके बाद ख़वातीन को रेगुलरली जो है ना फोलिक एसिड खाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है तो फिर अगली प्रेगनेंसी में होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो उसमें उसकी डबल डोज आपने फोलिक एसिड फॉर लाइफ खानी होती है जब तक रिप्रोडक्टिव एज होती है। अच्छा ठीक। और ये डॉक्टर साहब जब खातून जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसके दौरान पता चल जाता है? जी बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री है फैमिली के पहले ऐसा कोई बच्चा हो तो फिर उसमें हाई रिस्क है। अगर नहीं है तो फिर भी आपने रेगुलरली अपना चेकअप करवाते रहना होता है। उसमें अल्ट्रासाउंड जो सबसे पहली चीज़ होती है जिसमें पता चल जाता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता और पहले से प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ जो बच्चे के अंदर का पानी होता है उसको हम निकाल के चेक करवाते हैं और उसमें पता चल जाता है अगर तो उस तरह की एब्नॉर्मलिटी डेवलप होने का खतरा हो। तो फिर ये कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब इसमें ऑप्शन ये है कि अगर फर्स्ट 3 मंथ में आपको पता चल जाता है तो यस ऑफ कोर्स यू कैन बंदा जो अबॉर्शन की तरफ सोच सकता है। और ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर 3 मंथ्स के बाद हमें पता चले माँ के पेट के अंदर ही उसको ट्रीट किया जा सकता है? उसमें जो है ना बिल्कुल उसको ट्रीट किया जा सकता है। आप जो है ना उसमें इंट्रायूट्राइन भी जो है ना उसका रिपेयर होता है चीज़ों का, लेकिन उसमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, अबॉर्शन का खतरा होता है। ठीक है। लेकिन फिर अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म आउटकम को देखें तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप पहले ट्रीट कर लें या बाद में। हाँ अच्छा, पैदाइश के बाद भी कर लें तो वही बात है तकरीबन। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। यानी ये नहीं है कि हम कहें कि जी लेट हो गया अगर हम नहीं बिल्कुल उसमें ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने तो आउटकम देखना होता है कि आप पहले एक काम करना चाहते हैं और बाद में, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो वाई टू पुट रिस्क डेंजर आप करें, मदर को भी डेंजर है और फिर
फीटस को भी है, तो उसमें फिर अवॉइड करते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर बड़ी अजीब बात है कि आजकल के ज़माने में भी हमारी ख़वातीन क्या फोलिक एसिड की कमी की वजह से इस तरह के बच्चों को पैदाइश देती हैं और ये मसले चल रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में वेस्ट और उस तरफ तो बहुत ही कम है ये चीज़ें। अच्छा। हमारे जो वहाँ पे कोलीग्स हैं, जब हम उनको बताते हैं, हमारी तो रेगुलर लिस्ट पे ये इसको माइलोमेनिंगोसोल सील बोलते हैं, ठीक है, या हाइड्रोसेफलस वाले बच्चे ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। तो वो तो पता नहीं, शायद सालों में एक देखते होंगे, हम तो हफ्ते में जो है ना 3-4 ऑपरेट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत ही, अभी भी लोग शायद इस बात को नहीं समझते। हालांकि जो भी हमारे पास आते हैं, मैं तो उनको स्पेशली कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बताएं, ख़ुसूसन जो ख़वातीन जिनकी शादी हो रही है या होने वाली है, और ख़ुद भी आप जो है ना नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड तो लाजमी कर लें। तो ऑफ कोर्स हमने मास एजुकेशन देनी होगी ताकि इन चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। हालांकि फोलिक एसिड जो है वो महंगी चीज़ है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, 200-300 रुपए में और 30-40 गोलियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, तो इजीली इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, आपने दरमियान में बात की कि जी लोग सोचते हैं इस बात पे, बहुत से लोग सोचते हैं, इवन स्ट्रोक या फालिज के अटैक के केस में भी लोग कहते हैं जी ऑपरेशन ना करवाना, ऑपरेशन करवाया तो बस फिर तुम जो है बेड पे ही रह जाओगे। बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा कि न्यूरोसर्जरी की जो भी बीमारी होती है उसमें ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आपने ऑपरेशन से दूर रहना है, और उस सिलसिले में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा जब बीमारी एक अपनी लिमिट से बाहर चली जाती है तो फिर आपके पास आ जाते हैं, फिर उस वक्त शायद वो आउटकम नहीं होता जो अगर आप अर्ली कर लें। इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग ख़तरा महसूस करते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मास्टर में आपने देखा होगा कि फालिज वाला मरीज़ चलता फिरता एकदम से जब बेड बाउंड हो जाता है तो लोगों को एक आइडिया होता है कि यार ब्रेन बड़ी सेंसिटिव है, ज़रा सी चीज़ होती है तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। इसी वजह से वो तो इस वजह से, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। और स्पेसिफिकली अगर हम ये फालिज की बात करें तो इसमें मैं लोगों को ये आज एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसा अपना वालिदैन में से मिलता है या कोई इस तरह से नज़र आता है जो ठीक ठाक बंदा या एकदम से कोलैप्स होता है, तो उसको फौरी अस्पताल पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि आजकल एक ऐसी दवाई आ गई है जो कि अगर 3 घंटे के अंदर लग जाए तो वो खून की नालियों को खोल देती है, जिससे फालिज का डैमेज कम से कम हो जाता है। अच्छा। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो टिश्यू बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके घर में खुदा न खास्ता पेरेंट्स को कुछ इस तरह से एकदम से चीज़ डेवलप होती है तो आप उसको फ़ौरन अपने नज़दीक की जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाएं, तो वहाँ पे उसके मतलब सेव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब बता दीजिएगा कि ये तो दवाई का आपने बता दिया, जो फालिज के अटैक में जो न्यूरोसर्जन ऑपरेट करते हैं कुछ केसेस में जो कहते हैं जी फट गई रग फट गई जो भी, तो वो आपके ख्याल में ठीक है, ऑपरेट होना चाहिए? क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लोगों के जहन में। नहीं बिल्कुल आप सही, अभी भी 50% कौम जो है वो कहती है कि जी नहीं ऑपरेट नहीं होना चाहिए, आप घर ले जाएं, और 50% मान लेती है। अच्छा, बहरहाल इसमें अगर साइंटिफिकली देखें तो अगर स्ट्रोक को देखें तो उसकी 2 किस्में होती हैं, एक इस्कीमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है। हेमरेजिक में न्यूरोसर्जन बेसिकली ऑपरेशन वाली बात आती है, ठीक है। तो उसका अपना एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उसके अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आपने देखना ये होता है कि वो लोकेशन उसकी कौन सी है, उसका वॉल्यूम कितना है, फिर मरीज़ का जो होश का लेवल है वो कितना वो कर रहा है, फिर दिमाग के ऊपरी हिस्से में ब्लीड है या नीचे वाले हिस्से में खून निकला हुआ है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको देखने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि आया इसमें ऑपरेशन फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो वो स्कोर ज़्यादा होता है तो ऑफ कोर्स फिर हम उसमें ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। सही। तो एक न्यूरोसर्जन जो है इन तमाम चीज़ों को पहले स्टडी करके जी ऑफ कोर्स, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे गए जी इसमें ऑपरेशन ऐसा नहीं होता। अच्छा। आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि मरीज़ की हालत क्या है, वो जो आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ देखने के बाद हम ये फिर डिसाइड करते हैं कि आया इसमें ऑपरेशन हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा या फिर सिर्फ दवाई से इलाज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। और जो इसका मतलब है जब न्यूरोसर्जन आपको कह दे कि जी आप ऑपरेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो उसमें फिर सोच विचार, उसमें फिर वही बात मैं आपको कहूँगा कि नर्वस टिश्यू है, फिर उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना। आप बेशक जो है ना उसमें फैमिली से मशवरा करें, लेकिन ये कि नहीं करवाने वाली बात या कुछ देर के बाद या 1-2 दिन के बाद वो फिर उस तरह से आउटकम उस तरह से नहीं रहता, क्योंकि जो ब्रेन है वो टाइम है। जितना जल्दी आप एक्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप नर्वस टिश्यू सेव कर लेंगे और पेशेंट को डिसेबिलिटी से बचा लेंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं कि जी आपको स्ट्रोक का अटैक हुआ है तो आप के पास कहते हैं जी अब टाइम है, टाइम कहते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक में, क्या वजह है? वही आपको जैसे मैं पहले बता रहा था ना, ब्रेन टिश्यू को 5 मिनट्स चाहिए होते हैं डेड होने में। अजब। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को इस तरह से होता है स्ट्रोक, तो एक तो नेचुरली ये होता है कि ब्रेन को 2 तरफ से सप्लाई जा रही है, एक राइट कैरोटिड होती है, एक लेफ्ट होती है, तो दोनों आपस में वो मिक्सड होती है। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे ब्लॉकेज आती है
तो टेम्परेरी तो जो उसको जो अपोजिट साइड से ब्लड आ रहा होता है वो थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, तब तक आप अस्पताल चले जाते हैं, डॉक्टर से मशवरा हो जाता है और ट्रीटमेंट हो जाती है। तो उसको खुल भी जाना चाहिए और साथ में दूसरी तरफ को आर्गूमेंट करके हम बचा लेते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तो आप मरीज को अस्पताल ले जाएं। जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू जी। तो उसको ट्रीट करें। ठीक है। और अगर लेट हो जाए तो उसमें क्या होगा? डिले होने की सूरत में हाँ जी, वो टिश्यू जो डेड हो जाएगा उसको आप रिवाइव नहीं कर सकेंगे और जो डिसेबिलिटी या उसको वीकनेस आ जाएगी वो परमानेंट हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये जो लोग हमारे फालिज का अटैक होता है और वो घर में बिठाए रखते हैं, मालिश शालिश शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ यही मैं आपको पहले कह रहा था, जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो जल्द से जल्द अस्पताल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर अकमल नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ हमारी चल रही है न्यूरोसर्जरी के सिलसिले में। एक्सटेंट्स हैं, बच्चों का सर बड़ा होना, पानी भर जाना, इन तमाम ये न्यूरोसर्जरी की न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों पे डॉक्टर साहब बात करें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फालिज के बारे में बताया जिसमें इतनी गलत फहमियाँ और इतनी उल्टी सीधी हमारे मुल्क में बातें की जाती हैं कि नहीं जी न्यूरोसर्जन के पास नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 500 चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद न्यूरोसर्जन डिसीजन लेता है कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना। और हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जी नहीं न्यूरोसर्जन ने ऑपरेशन किया और ये हो गया वो हो गया। तो ये मेरे ख्याल में अब तो हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि जनाब एक जो पढ़ा लिखा इंसान है जिसने 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई की है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर अकमल नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी अहम हमारी गुफ्तगू चल रही है न्यूरोलॉजी की, न्यूरोसर्जरी की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियाँ, उनमें फिर सर्जिकल ऑप्शंस, तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब ने बात की। फालिज के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बात की, बच्चों छोटे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर इनके सर में पानी ज़्यादा भर जाता है, इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब बात करें, हम इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो कंडीशन जो बड़ी आपने क्रिटिकल बता दी कि बच्चों के सर में पानी ज़्यादा हो जाता है और उसको ऑपरेट करना है और सारा कुछ, उसमें भी ज़ाहिर बात है लोग सोचते हैं और वो भी आपने क्लियर कर दिया कि जब न्यूरोसर्जन ने बता दिया है तो यू हैव टू डू इट, और जितना डिले करेंगे उतना उसका नुकसान होगा। और क्या कंडीशन डॉक्टर साहब आप लोग देखते हैं बच्चों में जो पैदाइशी तौर पर या इनिशियल एजेस में? बच्चों में फिर आपको मैंने जैसे बताया कि उनके कमर के ऊपर जो एक फोड़ा सा होता है या फिर जो उसकी सर के पिछले वाले हिस्से वहाँ पे भी फोड़ा बन सकता है। अच्छा ठीक है। तो उसमें भी बेसिकली रिकमेंडेड तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके विद इन 72 आवर्स जो है ना आपने उसको क्लोज करना होता है। अच्छा, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है और जो कि मेनिंजाइटिस जो गर्दन तोड़ बुखार आपने नाम सुना होगा, ठीक है जो कि फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, तो उससे आपने उसको प्रिवेंट करना होता है। अच्छा, और इसके साथ साथ जब टिश्यू डेवलप हो रहे होते हैं तो अगर आप अर्ली ऑपरेट कर रहे होते तो आपस में इतने ज़्यादा चिपके नहीं होते, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि चीज़ें मेच्योर हो रही थी तो आपस में बड़े उस तरह से चिपक जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर उनको सेपरेट करना और अगर टांगों में हरकत पहले से है तो उसको सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये तकरीबन 3 दिन का आपने टाइम दिया कि उसके अंदर अगर तो बच्चा फिट होता है, हमारे पास हमने जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है उसमें अगर बच्चा हमारे पास अर्ली आ जाता है तो हम अपने सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की वो मशवरा लेते हैं उनसे, और अगर बच्चा जो है ना सीजे के लिए फिट है तो हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। सही। और इसकी क्या वजूहात डॉक्टर साहब देखते हैं, क्या वजह होती है इसकी? इसमें भी जो रिलेटेड जिस तरह आपको मैंने बताया पानी जिस तरह सर में बढ़ जाता है, इसी तरह से जो फोड़ा होता है ये भी फोलिक एसिड की ज़्यादा डिफिशिएंसी की वजह से ही पैदा होता है। अच्छा। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ऐसे बच्चे जिनमें कमर पे फोड़ा होता है उनके अंदर सर के अंदर पानी डेफिनेटली ज़्यादा होता है, वो भी देखने को मिलेगा। अच्छा। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसमें फोलिक एसिड तो ये वेल नोन फैक्टर है, इसकी डिफिशिएंसी ये चीज़ काज करती है, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ कर सकते हैं। सही। तो इसमें फिर डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं, इसमें भी सर्जरी की जाती है? जी बिल्कुल, इसमें भी हम सर्जरी के लिए उसको ऑपरेट करते हैं और वो जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्लोज करते हैं, और जो नसें हराम मगज़ की पाँव की तरफ टांगों की तरफ जा रही होती है उनको सेव करते हैं। अच्छा। ताकि इन फ्यूचर जो है ना बच्चे के अंदर इतना हो कि वो अपना खुद से वो कर सके, मोबिलिटी उसके अंदर बेहतर हो और छोटे बड़े पेशाब का कंट्रोल उसका कुछ ले सके। और ये जो फोड़ा है और ये चीज़ें जैसी बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम
नज़र आ जाती हैं ऑफ या कोर्स ये तो पहले से ही पता चल जाता है, जो अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं एंटीनेटल, तो उसके अंदर पता चल जाता है कि जी पानी, सर के अंदर पानी ज़्यादा है या जो है ना कमर या उसके सर के ऊपर फोड़ा है, तो वो पहले से पता चल जाता है। तो हमें पहले से ही बता देते हैं कि इस तरह हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, तो हम वालिदैन को अक्सर यही बताते हैं कि जब पैदा हो जाएगा तो हम फर्दर फिर आगे उसका सर्जिकली प्लान करें। सही। अच्छा, वजूहात में क्या हम ये कह सकते हैं कि मसलन प्रेगनेंसी के दौरान कोई गलत चीज़ खाना, जैसे कहते हैं तंबाकू नोशी करना, या इन चीज़ों की वजह से भी तंबाकू नोशी और सिगरेट स्मोकिंग ये ऑफ कोर्स हैं चीज़ें। अच्छा। लेकिन अगर जो वेल नोन फैक्ट्स देखें तो उसमें एक चीज़ ये है कि अगर वालदा को मिर्गी के झटके लगते हैं और वो एंटी एपिलेप्टिक्स कोई खा रही है, मिर्गी से रोकने वाली दवाइयाँ, तो वो एक वेल नोन फैक्टर है कि वो भी जो है ना इस तरह के डिफेक्ट्स काज करता है। इसी तरह से जो है ना अगर हीट एक्सपोजर ज़्यादा है, रेडिएशंस हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि वेल नोन है, जिनसे पता है, पहले से पता है। अच्छा। कि ऐसे बच्चों में ज़्यादा चांसेस हैं उन माओं के जिनको ये कंडीशंस हों, तो उनके बच्चों में ये ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती हैं। और एक जो मेन वजह आपने बता दी कि वो कज़न मैरिजेस जो हैं कि फैमिली में बीमारी चल रही है, वो तो ब्रेन के अलावा भी जितनी नॉर्मलिटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है। सही। ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए या फिर ये वाली चीज़ें, तो कंजंजियस मैरिज में थोड़ा सा इशू ज़्यादा। तो आखिरी पार्ट हमारे प्रोग्राम का, तो इसमें थोड़ा सा फालिज के बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा कॉमन इशू है। क्या मेन वजूहात क्या हैं फालिज के अटैक होने की? देखें, जो हमारी अभी पीछे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे गुजरा है, तो उसमें यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा है। अभी मेरे ख्याल में 2nd या 3rd नंबर पे है डायबिटीज़ में। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको देखें और फिर हमारी डाइट के जो पैटर्न्स हैं उसको देखें, और वो डेफिनेटली हम जो है ना उसी तरफ ही जा रहे हैं कि हम पहले नंबर पे इसमें आ जाएंगे। अच्छा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट हमने इसी तरह करना है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जब किसी पेशेंट को, किसी बंदे को शुगर हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाती है, तो उसके साथ डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो वो खून की नसों को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ हेमरेज या स्ट्रोक है। अच्छा। ठीक है। स्कीमिक, तंग हो जाना, बंद हो जाना। ठीक है। तो साथ उसमें स्मोकिंग हो गई, नस्वार हो गई, हुक्का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बैठ जाते हैं और खाने से उठते नहीं हैं लोग इतने मोटे मोटे, तो एक्सरसाइज भी जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर एक्सरसाइज भी कोई नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली किसी भी बंदे को स्कीमिक स्ट्रोक की तरफ ले जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ें कंट्रोल कर ली। अच्छा, ठीक है जी। और आपने बताया कि 2 टाइप्स के हमारे पास स्ट्रोक होते हैं, वो भी थोड़ा सा दोबारा वो इसमें ये होता है स्कीमिक स्ट्रोक होता है। स्कीमिक का मतलब ये होता है कि जो खून की नाली है उसके अंदर कोई ब्लड का लौथड़ा जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, तो उससे आगे जो खून सप्लाई नहीं होता तो डेड हो जाता है टिश्यू। अच्छा, ठीक है। तो दैट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है। 70% अगर किसी की स्ट्रोक होते हैं तो वो, अच्छा, वो ये उसमें स्कीमिक होता है। जो 30% होते हैं उसमें खून की रग जो है ना वो फट जाती है। ठीक है। अच्छा। वो फटने से जो खून होता है वो दिमाग के पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसके अंदर चला जाता है। अच्छा। और प्रेशर की वजह से फिर ब्रेन को ऐसी जगह पे पुश कर देता है जहाँ पे उसका नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो मरीज़ ब्रेन डेड कंडीशन की तरफ चला जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट नुकात पे आपने गुफ्तगू की, और ये जितना हम इस पर डिस्कशन करें मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि अभी भी जो है लोग बड़ी क्लियर कट चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी जो है वो डिले करते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। और वही आपकी बात है कि सारी जगह घूम के फिर एंड में जब डॉक्टर के पास आते हैं तो इतनी कॉम्प्लिकेशन और इतनी पेचीदा हो चुकी थी कंडीशन कि उसको फिर ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने टाइम निकाला है पाकिस्तानियों के लिए कि उनको समझाया जा सके कि जनाब ख़ास तौर पर जो ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें डिले ना किया। डॉक्टर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पे न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड जो कंडीशंस, बीमारियां हैं उन पे बात की। डॉक्टर साहब ने स्ट्रोक के बारे में बात की, बच्चों में जो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्दी और डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।